हेलो 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 हेलो। तो हेलो बच्चों, चलते हैं आज एक नए चैप्टर की तरफ। एसिड बेस एंड सॉल्ट, चैप्टर नंबर 2। चैप्टर 1 हमने ऑलरेडी कर लिया है, चैप्टर 4 भी बायो का हमने ऑलरेडी कर लिया है। बचा कौन सा? चैप्टर 3 और चैप्टर 2 और चैप्टर 3। आज का चैप्टर बहुत आसान है, बहुत छोटा सा है, फटाक से इसको कर लेंगे और कोशिश यही रहेगी कि एक ही वीडियो में पूरा कर लें। अगर एक ही वीडियो में पूरा नहीं होता है तो आपके पास 25-25 मिनट की मुश्किल से 2 आएंगे। वैसे 50 मिनट का अभी कंटेंट नहीं होगा इसमें, मैक्सिमम 1 घंटे का कंटेंट है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। जो एनसीईआरटी में लिखा है एज इट इज़ वही पढ़ेंगे और एज इट इज़ वही आएगा और कुछ नहीं आएगा, जितना बोला बस। ठीक है, तो जो जो भी मैं लिख रहा हूँ, जो जो पढ़ा रहा हूँ, एकदम एग्जैक्ट वही करना है और कुछ नहीं करना है। जो लिखा है वही आएगा, जो एनसीईआरटी में लिखा है बस वही आएगा, कुछ नहीं आएगा। दिमाग दर्द नहीं लगाने का। पीएच में पीएच की वैल्यू सब कुछ नहीं निकालनी है। ठीक है, ठीक है, एकदम मस्त मजा ना। तो स्टार्ट करते हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट। अब बोलोगे सर ये तो चैप्टर में है ही नहीं, फिर क्यों लिख दिया? इसके बिना चैप्टर होगा ही नहीं, इसके बिना चैप्टर होगा ही नहीं। तो वीडियो को करो पॉज और ये 13 दिए हैं, इन 13 को करो याद एज इट इज, जैसे इसमें लिखा है विथ सीरीज वाइज इसको याद करना है सीरियल नंबर से। जो एक नंबर पे उसे पहले याद करना है। ये क्या है? रिएक्टिविटी सीरीज है। रिएक्टिविटी सीरीज का मतलब है जो इसमें सबसे ऊपर है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, जो उसके बाद है वो कम रिएक्टिव है, फिर वो उससे कम है, फिर वो उससे कम है, जो सबसे नीचे है वो सबसे कम रिएक्टिव है। अगर मैं एक रिएक्टिविटी सीरीज की लाइन ड्रॉ करूं, अगर मैं एक ऐसे एक एरो ड्रॉ करूं, तो जो इधर सबसे पहले आएगा वो होगा सबसे ज्यादा रिएक्टिव। फिर यहाँ पे जो है आपकी रिएक्टिविटी हो जाएगी डिक्रीज। और अगर आप ये मुझसे कहना चाहते हैं कि सर ये तो एनसीईआरटी के बाहर का है, तो अपनी साइंस की एनसीईआरटी को खोलिए, उसमें पेज नंबर 45 पे नीचे बिल्कुल ही ऐसे दिया हुआ है और यहाँ पे आएगा आपका ये लीस्ट रिएक्टिव, सबसे कम रिएक्टिव है। अब मैं ये बता क्यों रहा हूं, क्योंकि इस चैप्टर में जो अभी आप केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे उसमें अगर मेरे पास ऐसा कोई भी पहला कंपाउंड, जो मेरे पास 2 रिएक्टेंट होते हैं, मान लीजिए एक रिएक्टेंट है ए प्लस बी, प्रोडक्ट बना रहे हैं सी प्लस डी, ये है आपका रिएक्टेंट और ये है आपका प्रोडक्ट। कोई दिक्कत नहीं। अब ए और बी बन रहे हैं, अगर ए में हाइड्रोजन के ऊपर वाला कोई मेटल लगा है, मान लो ए के साथ लगा है के, और बी में कोई हाइड्रोजन के नीचे वाला मेटल लगा है, मान लो यहां लगा है कॉपर। ठीक है, अब ये ए क्या करेगा, ये ए का जो के है वो इस कॉपर को हटा देगा और बी के साथ के लग जाएगा, मतलब बन क्या जाएगा, ये बन जाएगा बी के। आ रहा है समझ में? तो मतलब मेरा कहने का सीधा सा मतलब है कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो रिएक्शन में लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट को हटा के उसकी जगह खुद आ जाएंगे। क्या बोला मैंने? जो ये मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो रिएक्शन में लीस्ट रिएक्टिव वाले एलिमेंट को हटा देंगे और उसकी जगह खुद आ जाएंगे। या आसान भाषा में कहूं तो अगर कोई रिएक्शन हो रही है जिसमें ये हाइड्रोजन के ऊपर वाले भी रिएक्टेंट में है और नीचे वाले भी रिएक्टेंट में है, तो हाइड्रोजन के ऊपर वाले जितने एलिमेंट है वो रिप्लेस कर देंगे किसको? हाइड्रोजन के नीचे वाले जितने एलिमेंट हैं। मान लीजिए कोई एक एलिमेंट है जिसमें कॉपर लगा हुआ है, Cu लगा हुआ है, और दूसरा एक रिएक्टेंट है जिसमें पोटेशियम लगा हुआ है, तो पोटेशियम Cu को रिप्लेस करके पोटेशियम की कॉपर की जगह पोटेशियम आ जाएगा। तो हाईली रिएक्टिव मोर रिएक्टिव वाले लीस्ट रिएक्टिव को डिक्रीज हटा देंगे। जितनी भी रिएक्शन है वो इसी पे की हुई है और हमें कुछ नहीं याद करना है। रिएक्शन तो हम याद करेंगे ही करेंगे, रिएक्शन याद करना है, लेकिन रिएक्शन का सिंपल सा प्रोसेस है। पूरी चैप्टर की रिएक्शन और कुछ नहीं हुआ है, बस यही हुआ है। 2 रिएक्टेंट लिखे हुए हैं, उन दोनों रिएक्टेंट में से मोर रिएक्टिव वाले ने लीस्ट रिएक्टिव को हटा के उसकी जगह वो खुद आ गया है, बस यही है पूरे चैप्टर में। ठीक है, लिखो इसको, याद करो इसको। तो अब स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट। अब देखो इंट्रोडक्शन में मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, इंट्रोडक्शन में बस इतना ही है कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है और सॉल्ट क्या होता है। एसिड बेस सॉल्ट, एसिड ऐसी कोई चीज होती है, वो तो हम व्हाट इज एसिड और व्हाट इज बेस में देखेंगे। नॉर्मली इंट्रोडक्शन अगर मैं दूं आपको एसिड का, नॉर्मली इंट्रोडक्शन दूं अगर मैं आपको एसिड का, तो एसिड का जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है,
सौर होता है। सौर बोले तो सौर बोले तो सौर बोले तो खट्टा। और जो बेस का जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है? बिटर बोले तो कड़वा। ये वैसे टेस्ट बताया मैंने, इस पर कोई ध्यान मत दो, फिर से भी देखेंगे। इसमें रियलिटी में मैं बताना क्या चाहता था, इंट्रोडक्शन में बताना क्या चाहता हूँ। देखो, हमने बहुत सारी लाइफ में चीज़ें देखी हुई हैं, डेली लाइफ में हम बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, उसमें से कुछ हमें खट्टा लगता है, कुछ हमें कड़वा लगता है, कुछ का नमकीन जैसा सॉल्ट आता, नमकीन नमकीन टाइप का एक स्वाद आता है, और बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं हमारी लाइफ में। जैसे एनसीईआरटी क्या बोलती है? एनसीईआरटी अगर आप पहला पेज पढ़ें तो एनसीईआरटी बोलती है, व्हाई डू यू थिंक व्हाइल चूजिंग द रेडमी। हाँ, मान लीजिए आपके कपड़े पे दाग लग जाए, आपके कपड़े पे करी का दाग लग गया, सब्जी का दाग लग गया, और उसको आपने साबुन से धोया, तो वो रेडिश ब्राउन कलर की हो जाती है ना, लाल लाल धब्बा जैसा हो जाता है। और उसको जब प्लेंटी ऑफ वाटर में फिर से आप धोते हैं, वो पीले रंग का हो जाता है। कहते हैं ना, सब्जी का दाग लग गया, दाग कैसा भी लगाओ, बाद में धोने के बाद क्या हो जाता है? वो पीला हो जाता है। हमको इतना ही पता है, धोने के बाद पीला। रियलिटी में क्या होता है? उसके बाद हम साबुन लगाते हैं तो वो रेडिश ब्राउन जैसा हो जाता है, और रेडिश ब्राउन होने के बाद फिर क्या लगाते हैं? उसको प्लेंटी ऑफ वाटर, खूब ढेर सारे पानी में उसको धोते हैं, वापस से क्या हो जाता है? पीला हो जाता है। क्यों हुआ ऐसा? इस चैप्टर में देखेंगे क्यों हुआ ऐसा, और भी बहुत सारी चीजें हम इस चैप्टर में देखेंगे। सोप क्या होता है, बेकिंग सोडा क्या होता है, कितने बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स हैं, उन सॉल्ट को हम यूज कैसे करते हैं, ऐसे डिफरेंस आएगा पूरा चैप्टर में देखेंगे। वन शॉट है, वो जल्दी खत्म करते हैं। अब व्हाट इज एसिड एंड व्हाट इज बेस? व्हाट इज एसिड एंड व्हाट इज बेस? देखो, सीधी बात अगर हम बताएं तो, अगर पहली बात हम एसिड की बात करें, एसिड की बात हम करें तो पहले एसिड का जो सॉल्यूशन दिया वो दिया, किसने दिया? आर्हेनियस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस की अगर बात करें, आर्हेनियस ने थ्योरी दी कि क्या एसिड है और क्या बेस है। तो उन्होंने कहा, व्हेन कंपाउंड इज पुट इनटू वाटर, या अगर कंपाउंड को वाटर में रखा जाए, या कंपाउंड को वाटर के साथ रिएक्ट कराया जाए, पुट इनटू वाटर, वाटर मान लो पानी में रखा जाए, या पानी के साथ, और वी कैन से कंपाउंड रिएक्ट विथ वाटर, अगर इफ इट ब्रेक डाउन इनटू आयंस, आयंस मतलब या तो पॉजिटिव आयन और या तो निगेटिव आयंस। अब जैसे हम कोई भी चीज उसमें डालें, कोई भी एक कंपाउंड लें, हम उसको पानी से रिएक्ट कराएं, उसको हम किससे रिएक्ट कराएं? पानी से रिएक्ट कराएं, और वो आयनाइज्ड हो जाए। आयनाइज्ड हो जाए मतलब कोई कंपाउंड लेंगे, उसमें दो एलिमेंट होगा, दो एलिमेंट मिलकर एक कंपाउंड बनता है। अब पानी में डालने के बाद अगर वो दोनों एलिमेंट टूटते हैं, अगर वो दोनों एलिमेंट टूट जाए, दोनों एलिमेंट टूट जाए, और टूट के एक के ऊपर पॉजिटिव साइन आ जाए और एक के ऊपर निगेटिव साइन आ जाए, अगर एक के ऊपर पॉजिटिव साइन आ जाए और एक के ऊपर निगेटिव साइन आ जाए, तो वो तो पहले क्या हो गया? वो एक आयनाइज्ड कंपाउंड हो गया। मतलब पानी में डालते ही आयनाइज्ड कंपाउंड हो गया। पानी में डालते ही एक के ऊपर निगेटिव चार्ज आ गया और एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखो उसमें क्या बताया गया। अब तो आर्हेनियस थ्योरी में कहा कि अगर डिसॉल्व होने के बाद पानी में जाने के बाद वो H+ आयन देते हैं, तो क्या देते हैं? H+ आयन देते हैं, तो वो एसिड है। वो क्या है? एसिड है। और अगर OH- आयन देते हैं तो वो क्या है? बेस है। अगर पानी में डालने के बाद H+ आयन देते हैं या तो OH- आयन देते हैं, अगर पानी में डालने के बाद कोई कंपाउंड मैंने पानी में डाला और उसने H+ आयन दिया, मतलब जो कंपाउंड मैंने पानी में डाला, अब वो डिसोसिएट हुआ, डिसोसिएट होके एक प्लस बनेगा, एक माइनस बनेगा। जो प्लस बना, अगर वो हाइड्रोजन है, मतलब H+ हाइड्रोजन है, आ रहा समझ में? हाइड्रोजन है, उसमें पॉजिटिव चार्ज है। मतलब मैंने कोई कंपाउंड पानी में डाला, अब वो टूटा,
टूट के एक पॉजिटिव बना एक निगेटिव बना, जो पॉजिटिव बना अगर वो हाइड्रोजन है तो वो एसिड है, और अगर जो निगेटिव बन रहा है वो OH है तो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड H, देखिए हम एक एग्जांपल लेते हैं HCl, इसको हमने पानी से रिएक्ट कराया H2O, तो ये क्या हो जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा H+ आयन एंड Cl-। अब पानी में जाने के बाद एक H+ आयन मिला और एक Cl- आयन मिला, तो इसका मतलब ये क्या है, ये एक एसिड है, ये क्या है, एक एसिड है, ये क्या है, एक एसिड है। ऐसे ही हम ले सकते हैं क्या, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, इसको भी हमने पानी से रिएक्ट कराया और इसमें भी क्या मिल जाएगा, हमें H+ आयन मिल गया और क्या मिलेगा, SO, सोडियम ऑक्साइड प्लस के फॉर्म में निकल गया, हाइड्रोजन हमें सॉरी ये निगेटिव, ये माइनस मिलेगा, और माइनस रहेगा O के पास, माइनस रहेगा O के पास, और प्लस किसके, सोडियम लिखा है मैंने, माइनस रहेगा O के पास, और ये किस पे आ गया, पे आ गया। और अगर एग्जाम्पल हम ले बेस का, किसका, बेस का, ये था एसिड का एग्जाम्पल, ये किसका था, एसिड का एग्जाम्पल। ये आर्हेनियस थ्योरी ऑफ एसिड और बेस चल रही है, ठीक है, किसकी थ्योरी है, आर्हेनियस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस। अगर बेस की बात करें, मैं लेता हूं KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अगर मैं इसको पानी में डालूं, किस में डालूं, पानी में डालूं, तो ये बना लेगा K+ और OH-। पानी में जाने के बाद ये टूट गया K में और OH में, K के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज और OH पे आ गया नेगेटिव चार्ज, इसका मतलब ये क्या था, बेस था। ऐसे ही सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इसको भी मैं अगर पानी में डालूं तो ये क्या बना लेगा, Na+ और क्या, OH-। अब भाड़ में जाए, सीधी बात, जिसके पहले ये H आ जा रहा है वो क्या है, जिसके जितने भी आपके जितने भी एग्जाम्पल इसमें दिए गए हैं, जिसमें पहले H आ रहा है वो क्या है, क्या है, वो एसिड है। जिसमें लास्ट में OH आ रहा है वो क्या है, क्या है, वो बेस है, सीधी सी बात। ये दो एग्जांपल दिए हुए हैं, चलते हैं आगे, इसको देखो जो करना हो लिखो। तो एक थ्योरी और है ब्रोस्टन-लोरी थ्योरी। अब इन्होंने कैसे बताया एसिड बेस डिफाइन करने को, इन्होंने कैसे बोला एसिड बेस क्या होता है। देखो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला अगर कोई कंपाउंड H+ डोनेट करता है तो वो एसिड है, तो वो क्या है, एसिड है, तो वो एसिड है। और सेम यही चीज अगर कोई कंपाउंड H+ एक्सेप्टर है या H+ लेता है तो वो क्या है, तो वो बेस है। अगर कोई कंपाउंड रिएक्शन में H+ दे देता है तो वो एसिड है, और अगर कोई कंपाउंड जो H ले लेता है तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बेस। जैसे दो कंपाउंड को तुमने रिएक्शन कराया, जिसमें से एक ने हाइड्रोजन दे दिया और एक ने हाइड्रोजन ले लिया, जिसने लिया वो बेस, जिसने दिया वो एसिड। एग्जांपल देखते हैं, जैसे एक कंपाउंड में ले रहा हूं HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस NH3, ठीक है, इन दोनों का मैंने रिएक्ट कराया तो ये आपका बन जाता है NH4 प्लस और क्या, प्लस Cl-। इसके ऊपर प्लस इसलिए है क्योंकि इसने एक हाइड्रोजन और ले लिया है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, इसने अपना एक हाइड्रोजन दे दिया इसलिए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया। अब ध्यान से देखिए हुआ क्या, यहां पे अगर हम HCl की बात करें तो उसने अपना एक हाइड्रोजन दे दिया है, किसको दिया, उसने अपना एक हाइड्रोजन दिया NH3 को। और अगर हम यहाँ पे NH3 की बात करें तो NH3 ने एक हाइड्रोजन लिया है किससे, HCl से, तो HCl ने दिया है तो ये क्या हुआ, ये हुआ एसिड, और NH3 ने क्या किया है, लिया है। अब जो लेगा वो क्या हो जाएगा, बेस। ये कौन बोला था, ब्रोस्टन-लोरी थ्योरी यही है क्या, जो H+ देंगे
वो क्या हो जाएंगे, एसिड, और जो H प्लस लेंगे वो क्या हो जाएंगे, बेस। तो अब चलते हैं आगे। आगे में क्या है, आगे चलते हैं फिजिकल टेस्ट में कि कैसे पता करेंगे हम कि कोई चीज एसिड है या कोई बेस है। ठीक है, तो पहला क्या आता है टॉपिक, टेस्ट। टेस्ट में क्या है, टेस्ट तो मैंने पहले ही आपको बता दिया क्या, कि अगर किसी भी चीज का टेस्ट सौर आ रहा है, सौर बोले तो खट्टा, तो वो क्या हो जाता है, एसिड। जैसे कि लेमन जूस, ठीक, लेमन लिया हमने ना, लेमन, और क्या, विनेगर, ठीक, और लाइम वाटर। लाइम वाटर किसमें आएगा, लाइम वाटर किसमें आएगा बेटा, लाइम वाटर किसमें आता है, छोड़ो, इसी में आता है, वैसे एसिड में आता है। उसके बाद आता है बेस, बोले तो कड़वा, क्या, कड़वा टेस्ट। अगर किसी भी चीज का टेस्ट कैसा है, कड़वा है, वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बेस। लाइम वाटर साथ बेस में आता है, इससे मुझे बार बार कंफ्यूजन होती है लाइम वाटर में। ठीक है, जैसे कि क्या, सोप सॉल्यूशन, क्या, बेकिंग सोडा, और क्या, वॉशिंग पाउडर या फिर वॉशिंग सोडा, ये सब क्या है, ये सब बेस है। सोप सॉल्यूशन, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ये सब क्या है, क्या है, सब बेस है। इनका टेस्ट कैसा होता है, कड़वा। साबुन कभी जीप पे रख के देखो, मजा ही आ जाएगा। और क्या, अगर किसी भी चीज का टेस्ट कैसा है, खट्टा है, क्या है, खट्टा है, तो वो क्या होता है, एसिड होता है, जैसे लेमन जूस और विनेगर। अब इसके बाद आता है और इंडिकेटर्स। इंडिकेटर मतलब गाड़ी में इंडिकेटर होता है ना, लेफ्ट कर दिया लेफ्ट जा रहा हूं, राइट कर दिया राइट कर दिया, मतलब कोई बता रहा है, इंडिकेट कर रहा है, कोई बता रहा है ऐसे, तो वो क्या होता है, इंडिकेटर। कैमरा चालू है कि नहीं यार, ऑन है, ऑन है, ऑन है, देखो इंडिकेट कर रहा है, बता रहा है, तो क्या है, इंडिकेटर है। अब उसमें क्या आता है, लिटमस पेपर। पहला जो आपको दिया गया है वो क्या है, लिटमस पेपर। लिटमस पेपर क्या होता है, एक पेपर होता है, केमिस्ट शॉप पे जाएंगे आपको लिटमस पेपर देगा, वो नॉर्मली येलो कलर का होता है, अगर आप लेंगे तो पेपर नॉर्मली येलो कलर चार्ट पेपर तरह होता है, ऐसे हल्का येलो जैसा। उसको आप अगर एसिड में डालेंगे, किस में डालेंगे, एसिड में। मैं पहले लिख देता हूं, मैं लिख देता हूं इधर क्या, एसिड, और यहां पे लिख रहा हूं बेस। अगर उस लिटमस पेपर को आपने किसी सॉल्यूशन में डाला और अगर वो एसिडिक सॉल्यूशन होगा तो लिटमस पेपर का कलर हो जाएगा रेड, लिटमस पेपर का कलर चेंज हो जाएगा रेड। और अगर वो बेस होगा तो लिटमस पेपर का कलर चेंज हो जाएगा ब्लू, लिटमस पेपर का कलर चेंज हो जाएगा ब्लू में। किस में चेंज हो जाएगा, ब्लू में। अगर याद रखना हो तो उसको भूल जाओ, ब्लू, बेस का ब्लू, बी का बी, बेस का ब्लू, बचा हुआ एसिड का रेड, एसिड का रेड। अब इसमें आते हैं मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज क्या है, केमिकल है एक, उसको अगर हम किसी एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो इसका कलर वो चेंज कर देगा रेड। एसिडिक कलर का सॉल्यूशन किस में चेंज हो जाएगा, रेड कलर में। और बेसिक अगर वो सॉल्यूशन होगा तो उसका कलर चेंज हो जाएगा येलो कलर में। किस कलर में, येलो कलर में। और वही सेम चीज आते हैं फिनोप्थिलीन। फिनोप्थिलीन क्या है, फिनोप्थिलीन भी एक इंडिकेटर है, एक केमिकल है। अगर उसको हम एसिड में डालते हैं, एसिड में डालते हैं तो नो कलर चेंज, कोई कलर चेंज नहीं होगा, कलरलेस ही रह जाएगा, वो कलरलेस ही रह जाएगा। अगर वही बात हम बेस के लिए करें तो बेस में वो कैसा हो जाएगा, लड़कियों का फेवरेट पिंक, कैसा हो जाएगा, पिंक। ठीक है, और क्या आता है, लास्ट में बचता है वेनिला, ओनियन एंड क्लोव। इन सब की स्मेल बहुत बढ़िया होती है ना, किसी किसी की अच्छी होती है, किसी किसी बेकार होती है, लेकिन इतना पता है कि तीनों ही स्मेल देते हैं। वेनिला भी स्मेल करता है, ओनियन भी स्मेल करता है और क्लोव भी स्मेल करता है। अगर मैं इन तीनों को मैं लिख रहा हूं, वेनिला प्लस ओनियन और प्लस क्लोव, इन तीनों को मैं एसिड में डालूं तो इनकी जो स्मेल है वो आएगी, मतलब स्मेल प्रेजेंट रहेगी, स्मेल रहेगी। और अगर मैं इस वेनिला, ओनियन या फिर क्लोव
तीनों अलग अलग। अगर मैं किसी सॉल्यूशन में वेनिला को डालूंगा तो भी वेनिला का जो अगर मैं वेनिला को उठा के एसिड में डालूंगा तो भी जो स्मेल आती है वो आएगी। ओनियन को वेनिला में एसिड में डालूंगा तो भी ओनियन की स्मेल आएगी। क्लोव को उठा के एसिड में डालूंगा तो भी स्मेल आएगी। अगर वही वेनिला उठाया ऑक्सीजन और ओनियन या फिर क्लोव, इन सबको मैं अगर बेसिक सॉल्यूशन में डाल देता हूं तो क्या हो जाएगी, यहां से स्मेल एब्सेंट हो जाती है, स्मेल गायब हो जाती है। क्या क्या पढ़ा हमने? लिटमस पेपर एसिड क्या करता है, रेड में चेंज कर देता है और बेस ब्लू में चेंज कर देता है। मिथाइल ऑरेंज एसिड रहेगा तो रेड में चेंज हो जाएगा पूरा सॉल्यूशन, बेस रहेगा तो पूरा सॉल्यूशन येलो में चेंज हो जाएगा। फिनोप्थिलीन पे आते हैं। अगर फिनोप्थिलीन एसिड सॉल्यूशन में डालेंगे तो कोई कलर चेंज नहीं होगा, कलरलेस का कलरलेस ही बना रहेगा। अगर सॉल्यूशन बेसिक हुआ तो पिंक में चेंज हो जाएगा। 11-12 वाले क्या ऐसे टाइट्रेशन करते हैं ना, ऐसे कुछ। उसके बाद वेनिला, ओनियन या क्लोव, वेनिला को उठा के एसिड में डालेंगे कोई स्मेल नहीं जाएगी, ओनियन को उठा के एसिड में डालेंगे कोई स्मेल नहीं जाएगी, क्लोव को उठा के एसिड में डालेंगे कोई स्मेल नहीं जाएगी, सारी की सारी स्मेल वैसी की वैसी रहेगी। अब बट वही वेनिला उठा के अगर बेसिक सॉल्यूशन में डाल दिया स्मेल गायब, वही ओनियन उठा के बेसिक सॉल्यूशन में डाल दिया स्मेल गायब, वही क्लोव उठा के बेसिक सॉल्यूशन में डाल दिया तो स्मेल गायब। बस इतने ही इंडिकेटर आपकी बुक में है। टेस्ट, लिटमस पेपर, मिथाइल ऑरेंज, फिनोप्थिलीन, वेलिना, ओनियन, क्लोव, इसके अलावा कोई इंडिकेटर नहीं दिया है और ये सारे के सारे एनसीईआरटी में दिए हैं। एज इट इज याद करिए। तो अब चलते हैं केमिकल रिएक्शंस पर। एसिड, देखो क्या क्या दिया हुआ है। एसिड अगर रिएक्ट करता है मेटल से, मतलब रिएक्शन विथ मेटल दिया है, एसिड अगर रिएक्ट करता है मेटल से, या फिर एसिड अगर रिएक्ट करता है एसिड अगर रिएक्ट करता है मेटल से, या बेस अगर रिएक्ट करता है मेटल से। अब अगर एसिड रिएक्ट करता है मेटल से तो बनेगा सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी। सेम वैसे ही अगर बेस रिएक्ट करता है मेटल से तो सॉल्ट बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी, मींस ऐसे हवा में उड़ जाएगी, से हवा में उड़ जाएगी। अब देखते हैं, अब जो मैंने आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद कराई थी अभी जैसे ही लेक्चर स्टार्ट हुआ उसी में, तो वो अब यहाँ पे बिल्कुल ही काम आएगी। ठीक है, चलिए पहले देखिए क्या है। Zn एक मेटल है, Zn क्या है, एक मेटल है, Mg एक मेटल है, आयरन एक मेटल है और जिंक भी एक क्या है, मेटल है। सब क्या है, जिंक नहीं जिंक। ठीक है, अब मैंने क्या बोला था, जिंक अगर आप ध्यान से देखेंगे, जिंक आप ध्यान से देखेंगे तो हाइड्रोजन के ऊपर आता है। जिंक अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हाइड्रोजन के ऊपर आता है। वो क्या करेगा, हाइड्रोजन को यहां से हटा देगा। मैंने क्या बोला था, ऊपर वाले नीचे को हटा देंगे। अब जेड जो है, Zn जो है वो हाइड्रोजन से ऊपर आता है तो Zn क्या है, हाइड्रोजन को हटा देगा। तो ये बच जाएगा Zn, हाइड्रोजन को हटा दिया, Cl2 प्लस H2 गैस इवॉल्व हो जाएगी। इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो यहाँ 2 लगा देंगे। क्या कोई दिक्कत नहीं। वैसे ही सेम इसमें आते हैं, Mg जो है रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर आता है तो नीचे वाले को हटा देगा, तो Mg हाइड्रोजन को हटा देगा और ये बन जाएगा MgCl2, क्या H2 गैस इवॉल्व हो जाएगी, यहाँ लगा देंगे 2 इक्वेशन बैलेंस करने के लिए। और क्या FeH2SO4, Fe मींस आयरन, बोले तो फेरस, ये भी क्या हाइड्रोजन से ऊपर आता है तो यहाँ से हाइड्रोजन को हटा देगा और हाइड्रोजन की जगह खुद आ जाएगा। हाइड्रोजन की जगह क्या होगा, खुद ही आ जाएगा। हाइड्रोजन की जगह क्या होगा, खुद आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये हो जाएगा FeSO4 प्लस H2 गैस इवॉल्व हो जाएगी। और सेम वही उसमें भी होगा, Zn जो है वो हाइड्रोजन से ऊपर आ जाता है तो Zn क्या करेगा, हाइड्रोजन को हटा देगा, तो ये बच जाएगा ZnSO4 प्लस H2 गैस इवॉल्व हो जाएगी। ये क्या है, पूरा ही लिख दिया। ठीक, ये 4 एग्जाम्पल थे एसिड प्लस मेटल के। 2 एग्जाम्पल एनसीईआरटी में सिर्फ एक दिया है, कि एक भी नहीं दिया है एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी में ये दिया है बस, बेस का दिया है, एसिड का नहीं दिया। पर आपको एसिड का आना चाहिए, आपको एसिड का आना चाहिए। इसमें क्या होगा, अगर हम बात करें तो जो OH है, अगर N ने बात, इसमें देखो एसिड में क्या होगा, एसिड जब बेस से मिलेगा, बेस जब मेटल से बनाएगा तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी और सॉल्ट बनेगा। तो यहां से हाइड्रोजन को हटा देगा, बाकी ये आ जाएगा। तो अगर हम इसका इक्वेशन लिखें तो ये हो जाएगा Na2ZNO2।
और हाइड्रोजन गैस आपकी इवॉल्व हो जाएगी। और इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए यहाँ हम लगा देंगे 2। सेम वैसे यहाँ भी होगा, जिंक जो है हाइड्रोजन को उड़ा देगी और बाकी पूरा इक्वेशन सेम वैसे का वैसे हो जाएगा जैसे ऊपर वाला है। क्या Kn2 ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, इवॉल्व हो जाएगी, बैलेंस इक्वेशन 2 हो जाएगा, खत्म। यही इक्वेशन दिया हुआ है। मैंने बोला था इलेक्ट्रिक सीरीज याद कर लेना। हाइड्रोजन क्या आता है, नीचे आता है जिंक से, तो जिंक क्या करेगा, हाइड्रोजन को हटा देगा। हाइड्रोजन क्या है, जिंक से नीचे आता है, जिंक क्या करेगा, हाइड्रोजन को हटा देगा। जिंक हाइड्रोजन के ऊपर आता है, जिंक हाइड्रोजन को हटा देगा। मैग्नीशियम हाइड्रोजन के ऊपर आता है, हाइड्रोजन को हटा देगा। फेरस हाइड्रोजन के ऊपर आता है, हाइड्रोजन को हटा देगा। जिंक हाइड्रोजन के ऊपर आता है, हाइड्रोजन को हटा देगा, बाकी सब वही हो जाएगा। याद कर लो भैया रिएक्टिविटी सीरीज। तो अब 2 रिएक्शंस और दी हुई हैं, वो कौन कौन सी हैं। अगर एसिड रिएक्ट करता है मेटल कार्बोनेट से और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब मेटल तो पोटेशियम, सोडियम, क्लोरीन, ब्रोमीन जो भी है वो मेटल है। कार्बोनेट का मतलब है उस मेटल के आगे आपको CO3 जुड़ा हुआ दिखाई देगा। जैसे पोटेशियम कार्बोनेट तो KCO3, सोडियम कार्बोनेट NaCO3, जिंक कार्बोनेट ZnCO3, और अगर वही हाइड्रोजन कार्बोनेट की बात करें तो आपको HCO3 दिखाई देगा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट KHCO3। मतलब सीधी सी बात है, कार्बोनेट का मतलब CO3 की बात कर रहा है और हाइड्रोजन कार्बोनेट का मतलब वो HCO3 की बात कर रहा है। कोई दिक्कत नहीं। अब जनरल रिएक्शन का फॉर्मूला देखते हैं, जनरल रिएक्शन होती कैसे है। देखो, अगर हम एसिड, जो एनसीईआरटी में लिखा है एग्जैक्ट वही लिख रहा हूं, एसिड कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को किससे रिएक्ट कराते हैं, एसिड से, तो हमें मिलेगा क्या, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये जनरल रिएक्शन का फॉर्मूला है। क्या, मेटल कार्बोनेट हो या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, अगर उसको हम एसिड से रिएक्ट कराते हो तो हमें सिंपल सा क्या मिल जाएगा, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। इन 2 रिएक्शन के अलावा और कोई रिएक्शन जरूरी नहीं है, ठीक है। सीधी बात बता रहा हूं, जो एनसीईआरटी में चुपचाप पढ़ो, ज्यादा दिमाग लगाओगे कूदोगे खाली इधर से उधर, होगा कुछ नहीं। जो एनसीईआरटी में दिया, जितनी रिएक्शन दिया बस वही याद कर लो, बहुत ज्यादा है वो, ठीक। देखो क्या है, सोडियम कार्बोनेट, देखो Na2CO3 मैंने बोला ना, सोडियम में क्या लगा होगा CO3, तो क्या हुआ, सोडियम कार्बोनेट सॉलिड है, उसको किससे रिएक्ट कराया है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। अभी मैंने आपको बोला था मेरे बच्चे, मैंने तुमसे कहा था कि पहले रिएक्टिविटी सीरीज को याद करिए। अगर आपने याद किया हो तो सोडियम जो है हाइड्रोजन के पहले आता है कि नहीं आता है, आता है ना, तो सोडियम इस हाइड्रोजन गैस को उड़ा देगा और यहां बन जाएगा आपका क्या, NaCl। अब ये हाइड्रोजन जाएगा, ये हाइड्रोजन यहां से जाएगा, एक और HCl रहेगा, उसका भी एक हाइड्रोजन लेगा और वो बनाएगा H2, और यहां से एक ऑक्सीजन ले लेगा तो हो जाएगा H2O। अब यहां कितना ऑक्सीजन बचा है, 2 और 1 कार्बन, तो CO2। रिएक्शन नहीं पता, भाड़ में जाए। Na आया, H को हटाया, NaCl बनाया, वाटर कार्बन डाइऑक्साइड। अगर रिएक्शन को आप सीधा सीधा बैलेंस करेंगे तो रिएक्शन बैलेंस करने के लिए यहां लगा दीजिए दुई और यहां लगा दीजिए दुई, हो गया आपका काम, आपका काम हो गया। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट में भी यही होता है, सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा और क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। यही Na, इसका भी H उड़ा देगा और यहां बना लेगा NaCl, फिर से वही आपका पानी बन जाएगा और क्या, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। क्या कोई दिक्कत है बच्चा, होनी तो नहीं चाहिए। और ये बनेगा एक एक्वस सॉल्यूशन, ये भी बनेगा एक एक्वस सॉल्यूशन, ये बनेगा एक लिक्विड और ये बनेगी एक गैस जो कि इवॉल्व हो जाएगी, और ये भी बनेगी एक लिक्विड और ये भी बनेगी गैस जो इवॉल्व हो जाएगी। और ये बहुत है, इतना जो टॉपिक है बहुत है,
एसिड जब रिएक्ट करेगा मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से, बनाएगा क्या, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, NaCO3 प्लस HCl बनेगा NaCl। जो नमक हम लोग खाते हैं ये वही NaCl है। टाटा, जो खाए टाटा हो जाए बाटा, तो वही NaCl है। और वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, और वही NaCH3 जिसको HCl से मिलाएंगे बनेगा NaClH2 और CO3। लिखिए बच्चा। तो एनसीईआरटी में जहां पे दिया हुआ है मेटल कार्बोनेट रिएक्शन और मेटल से हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन, उसके बाद नीचे कुछ और भी दिया है। क्या बोला है कि ऑन पासिंग द कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व्स द लाइम वाटर। अगर लाइम वाटर ले ले, लाइम वाटर बोलने का उसका मतलब है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोले तो बेस, बोले तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अगर गैस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराओगे तो क्या बनेगा, कुछ नहीं बनेगा। हाइड्रोक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड क्रिएट कराओगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को मतलब एक लाइम वाटर को जब कार्बन डाइऑक्साइड से आप रिएक्ट कराओगे तो आपको मिलेगा क्या, मेटल कार्बोनेट CaCO3, सोडियम कार्बोनेट, बस। और क्या मिलेगा, वही मिलेगा नॉर्मल से, क्या, वाटर। हाँ, और क्या मिलेगा, और ये आपका एक वाइट प्रेसिपिटेट। और क्या मिलेगा आपको, और मिलेगा आपको खूब ढेर सारा पानी, खूब ढेर सारा पानी ही पानी। ब्लू है पानी 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 पानी। अब इधर देखो, आपको मिल गया मेटल कार्बोनेट। क्या मिल गया, मेटल कार्बोनेट प्लस वाटर। अब इसी को एज इट इज मैं यहां लेकर आऊं, मेटल कार्बोनेट और वाटर, ये दो चीज मिला था ना, इसको प्लेंटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड से रीड कर दो। प्लेंटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मतलब क्या, मतलब अरे जो इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड पड़ा है वही कार्बन डाइऑक्साइड, उनसे ये रिएक्ट कर लेंगे CO2, और ये बना क्या लेंगे, ये बना लेंगे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट CaHCO3 होल ट्वाइस, और ये भी एक सॉल्यूशन बनेगा। अब ध्यान से देखो, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट बन गया। अब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को अगर एसिड से रिएक्ट करा दोगे, अगर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को एसिड से रिएक्ट करा दोगे तो वापस से क्या बन जाएगा, वही सॉल्ट प्लस वाटर जो पीछे देखा था। बोला क्या है, अब सीधा सीधा सुनो। जो लाइम वाटर था CaOH ट्वाइस, उसको कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट कराया तो बनेगा मेटल कार्बोनेट CaCO3 और वाटर। अब जो बना है ये बनेगा तो इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड होगा, बस उसी कार्बन से रिएक्ट कर लेगा और कार्बन से रिएक्ट करके बना लेगा CaHCO3 होल ट्वाइस, बोले तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये दो रिएक्शन एनसीईआरटी में है, बिल्कुल याद कर लेना है। क्या बोले तो रिएक्शन ऑफ लाइम वाटर। लाइम वाटर रिएक्ट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड से, बनाएगा क्या, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर। अब कैल्शियम कार्बोनेट यही किससे रिएक्ट कर जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट कर जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके क्या बना लेगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और वही कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आगे जाके एसिड से रिएक्ट करा के बना लेता है सॉल्ट प्लस वाटर। ये एनसीईआरटी की लाइन है कि जो मेटल कार्बोनेट बना है वो आगे चल के एसिड से रिएक्ट करा के क्या बना लेगा, क्या बना लेगा, सॉल्ट प्लस वाटर बना लेगा। ठीक है, लिखो इसको। चलते हैं एक और रिएक्शन की तरफ, जो कि शायद इस चैप्टर का आखिरी रिएक्शन, मतलब जो रिएक्शन के बेसिस से जो रिएक्शन दिया हुआ है, इसके बाद जो आएगा वो रिएक्शन किसका होगा, नॉर्मल सॉल्ट्स दिए हुए हैं, उन सॉल्ट्स का नॉर्मल सॉल्ट्स दिए हुए हैं और उन सॉल्ट्स के फॉर्मूले दिए हुए हैं। जो रिएक्शंस आपको अच्छे से होनी है वो ये लास्ट है, जो बहुत इजी है। क्या, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, जब एसिड और बेस दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि वो सारे इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। जब एसिड और बेस ये दोनों आपस में रिएक्ट होते हैं ना, एसिड का कुछ रह जाता है ना बेस का कुछ रह जाता है, एक नया बन के आ जाता है। ठीक है, अरे ठीक है, ठीक है, ठीक है। एसिड और बेस जब एक दूसरे को रिएक्ट करते हैं तो बनाते हैं सॉल्ट प्लस वाटर, इसी को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कहा बोला हमने जी, अरे हमने कुछ बोला कहा जी, हमने क्या बोला है, अगर एसिड को रिएक्ट कराओगे बेस से तो वो दे देगा तुमको क्या, नमक और पानी, नमक और पानी। अरे जब सब लिखा था तो पानी ही लिखो ना, नमक और वाटर बोले तो पानी ही पानी। ठीक है, लेते हैं एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए। एग्जाम्पल नंबर 1, एसिड ले लेता हूं HCl चलेगा,
बेस ले लेता हूं NaOH चलेगा। और क्या है, हाइड्रोजन जो है ना वो सॉरी, ये जो सोडियम है ना ये हाइड्रोजन के ऊपर आता है, तो ऊपर वाले जो है ना नीचे को लात मार के उड़ा देते हैं। तो ये हाइड्रोजन जो सोडियम है वो देखो, जो ऊपर वाले हैं वो नीचे वाले को लात मार के हटा देगा। तो ये सोडियम जो है हाइड्रोजन को लात मार के हटाएगा और यहां बना देगा NaCl, और ये बेचारा जाके इससे मिल जाएगा और बना लेगा H2O। कुछ बचा थोड़ी, ये है तुम्हारा बेचारा सॉल्ट, राजा सॉल्ट, ये है तुम्हारा बेचारा क्या, पानी। वैसे ही अगर हम बात करें, एक और एग्जांपल ले लें, तो HCl प्लस KOH हाइड्रोक्लोरिक एसिड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसमें जो पोटेशियम और हाइड्रोजन के ऊपर आता है तो पोटेशियम नीचे वाले को मारेगा ला, तो हाइड्रोजन को यहाँ से हटा देगा और आपको बना देगा क्या, क्या बना के देगा, KCl, जो कि एक प्रकार का है नमक। और क्या बना के देगा, पानी ही पानी, जिसको हम बोलते क्या है, वाटर। यही है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड रिएक्शन विद बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर, खत्म, लिखो गधेड़ो। तो सॉरी, वो लास्ट रिएक्शन नहीं था, ये है, ठीक है। चलो, मेटल ऑक्साइड को अगर एसिड से रिएक्ट कराते हैं तो क्या होगा, नॉन मेटल ऑक्साइड को अगर बेस से रिएक्ट कराते हैं तो क्या होगा, ये आपने पढ़ा हुआ है, अभी भी पढ़ा था ये लाइम वाटर वाला, वही तो है। लाइम वाटर को कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करा रहे हैं। देखो, नॉन मेटल ऑक्साइड विथ एसिड, कॉपर हाइड्रोजन के ऊपर आता है। अरे आता है कि नहीं आता है, नहीं बेटा नहीं आता है। नहीं आता है, लेकिन यहां बनेगा हाँ, सॉल्ट प्लस वाटर, तो सॉल्ट क्या बनेगा, CuCl2 प्लस वाटर क्या, H2O। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए यहां लगा देंगे 2, ठीक, कोई दिक्कत। दिया सिर्फ इतना है, मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड बनाता क्या है, सॉल्ट प्लस वाटर है। ये मैंने लिया है एक एग्जांपल, CuO प्लस कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिएक्ट कराते हैं तो बनता है कॉपर क्लोराइड और वाटर, CuCl2 और H2O। बस इतना याद रखो, दिमाग मत लगाना कुछ ज्यादा। और क्या, जो तुम्हारे दिमाग में यहाँ आ रहा है ना वो लगाओ मत, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है वो लगाने का। जो लिखा है पढ़ लो, ये भी नहीं आने वाला है, आएगा सिर्फ इतना, ठीक है। नॉन मेटल ऑक्साइड को रिएक्ट कराते हैं बेस से, वही लाइम वाटर वाला। लाइम वाटर को कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट कराओगे तो क्या आ जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यही तो आता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अभी तो किया था हम लोगों ने, सॉरी, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, इतना रिएक्शन है, छोड़ो, ठीक है। नॉन मेटल ऑक्साइड को बेस से रिएक्ट कराएंगे तो सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा, और मेटल ऑक्साइड को एसिड से रिएक्ट कराएंगे तो सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा। बनना सॉल्ट प्लस वाटर, पूरे रिएक्शन में जितने रिएक्शन हमने किए अभी तक सब में सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर। बस एक जगह मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट में सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं एसिड बेस को अगर पानी में डाला जाए। मैंने पहले ही बताया था कि अगर एसिड और बेस अगर ये दोनों ही हैं, ये कि दोनों एक आयनाइज्ड हैं, क्या है, एक आयनाइज्ड कंपाउंड है, इसका मतलब पानी में जाते ही ये टूट जाएंगे। एसिड टूटेगा H+ और जिस मेटल से जुड़ा होगा उस मेटल के माइनस में, उसके बाद बेस टूटेगा OH- और जिस मेटल में जुड़ा हुआ है उस मेटल के प्लस में। जैसे एसिड का लेते हैं हम, किसका बात करते हैं, हम बात करता है एसिड का। एसिड में अगर मैं HCl की बात करूं, HCl को अगर मैं पानी में डुबो दूं, अगर HCl को मैं पानी में डुबुक्की मरवा दूं, तो ये जो HCl है ना, अगर मैं HCl की बात करूं तो ये HCl H+ और Cl- में टूट जाएगा। और ये पानी में भी क्या होता है, इसमें भी होता है, ठीक है छोड़ो क्या होता है पता नहीं, इसमें होता है एक ऑक्सीजन को 2 हाइड्रोजन घेरे होते हैं, ठीक है। और ये क्या करता है, ये हाइड्रोजन जो है ना इस पे आके अटैच हो जाता है, तो बन जाता है H3O+, और क्या बच जाता है Cl-। ये जो HCl था, अगर मैं वाटर को हटा दूं, HCl पानी में जाते ही H+ और Cl- में टूट जाता है, और ये H+ जाके H2O मिल जाता है तो H3O+ बन जाता है और Cl- बन जाता है। और अगर यही मैं बेस की बात करूं, किसकी बात करूं, बेस की बात करूं, तो इसमें जो भी आप मेटल डालोगे, जो भी आप बेस डालोगे, वो बेस मेटल प्लस एंड
OH माइनस में टूट जाता है। अगर मैं पहला एग्जांपल लेता हूं NaOH, NaOH को मैंने डाला पानी में तो ये बना लेगा Na प्लस और OH माइनस। ऐसे ही मैं सेकंड एग्जांपल अगर ले लेता हूं KOH का और इसको भी मैं डालता हूं किसमें, पानी में, तो ये क्या बना लेगा K प्लस एंड OH माइनस। और ऐसे ही सेकंड अगर थर्ड में लेता हूं क्या, MgOH मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और इसको भी अगर मैं पानी में डालता हूं तो ये क्या बना लेगा, ये बना लेगा Mg2 प्लस और क्या OH माइनस। ठीक है, अब यहां से स्टार्ट होगा हमारा पीएच की कुछ यूजेस, उसके बाद जो नॉर्मल सॉल्ट्स दिए हुए हैं वो, बस 2 टॉपिक बचा हुआ है, फटाक से उसको खत्म करते हैं। लिखिए इसको। तो चलते हैं पीएच की तरफ। किसकी तरफ, पीएच की तरफ। आपको समझ में आ रहा है, इधर लिखें इधर काहे नहीं लिखें, इधर मैं लिखूंगा, इधर लिख दिया है, इधर अभी आपके सामने लिखेंगे। ठीक है, देखो किसकी तरफ चलते हैं, चलते हैं पीएच की तरफ। पढ़ चुके हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं, जो डिटेल में नहीं मतलब शुरू से नहीं, बेसिक से नहीं। ठीक है, पीएच क्या है, पीएच मीन्स सीधी सी बात जर्मन वर्ड है, जिसका जर्मन में होता क्या है, पोटेंस, जिसका मतलब क्या होता है, पावर, कि किसकी कितनी पावर है, किसकी कितनी पावर है। होता क्या है, एक पीएच स्केल होता है, क्या होता है, पीएच स्केल, जिसके पास 1 to 14 की रीडिंग होती है, 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 सॉरी 0 to 14 की रीडिंग होती है ना, एनसीईआरटी में 1 to 14, इसमें 0, इसमें कितना दिया है, 0 to 14 दिया हुआ है। ठीक है, 0 to 14 दिया हुआ है। मैं बना लेता हूँ एक ऐसे स्केल, अगर मैं बना लूँ तो यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, ठीक। अब 0 से लेके 6 तक इसको माना जाता है एसिडिक, 8 से लेके 14 तक इसको माना जाता है बेसिक, और इसको माना जाता है न्यूट्रल। इसको क्या माना जाता है, न्यूट्रल। 7 में माना जाता है न्यूट्रल, 0 to 6 माना जाता है क्या, एसिडिक, और 8 से 9 14 तक क्या होता है, क्या हो जाता है, बेसिक। इसका कहने का मतलब है यहां पे जो H प्लस की कंसंट्रेशन है वो हाई है, H प्लस की कंसंट्रेशन जो है वो हाई है, और इधर जो H प्लस की कंसंट्रेशन है वो क्या है, लो है। H प्लस की कंसंट्रेशन क्या है, लो है। यहाँ पे हाई किसकी है, यहाँ पे OH माइनस की कंसंट्रेशन हाई है, यहाँ पे OH माइनस की कंसंट्रेशन हाई है। एनसीईआरटी ने ये बिल्कुल नहीं लिखा है कि यहाँ पे OH की कंसंट्रेशन लो है। ठीक है, एनसीईआरटी ने क्या लिखा है, एनसीईआरटी के डायग्राम में जस्ट एकदम एग्जैक्ट बताया गया है कि 0 से लेकर 6 तक, मतलब जितना ही आप 0 की तरफ भागते हुए चले जाएंगे, जितना ही आप 0 की तरफ जाएंगे उतना ही H प्लस की कंसंट्रेशन बढ़ती चली जाएगी, और जितना ही 14 की तरफ आते आप चले जाएंगे उतना ही H प्लस की कंसंट्रेशन घटती चली जाएगी और OH की कंसंट्रेशन बढ़ती चली जाएगी। जितना ही उधर जाएंगे वो एसिडिक होगा, जितना ही इधर आएंगे वो क्या होगा, बेसिक होगा। और एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है, बस इतना ही दिया हुआ है। उसके बाद एनसीईआरटी में एक टेबल दिया है, टेबल 2.2, अगर आपको ध्यान से देखेंगे तो सलाइवा बिफोर मील, सलाइवा आफ्टर मील, लेमन जूस, कलरलेस, कैरेट जूस, कॉफी, टोमेटो, टैप वाटर 1 मिलीग्राम NaOH। ये आप लोग किसी भी सोर्स से, एनसीईआरटी से, चैट जीपीटी से या किसी भी गूगल से इसको आप सर्च करिए और एग्जैक्ट वैसे ही लिखिए उसमें, जिससे क्वेश्चन आ सकता है। टेबल आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। और कुछ लेमन जूस का दिया हुआ है, लेमन जूस का दिया हुआ है आपको 2.2, गैस्ट्रिक जूस का दिया है 1, वो मैं तो बताऊंगा अभी। ठीक है, और कुछ, और ये क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो जितना ही हम लेफ्ट की साइड आते जाएंगे, जितना ही लेफ्ट की साइड आते जाएंगे, जो एसिडिक कैरेक्टर है वो इंक्रीज हो जाएगा, और जितना ही हम राइट साइड जाते जाएंगे, राइट साइड जाएंगे, उतना ही जो है बेसिक, उतना ही बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होता चला जाएगा। ठीक है, अब पीएच की हमारे डेली लाइफ में भी
यूजेस है, पीएच का हमारा डेली लाइफ में भी यूजेस है। वो यूजेस एनसीईआरटी में जो एग्जैक्ट दिए हुए हैं 5, मैंने वही लिखे हुए हैं, मैं ध्यान से देख लूं। सॉयल, ठीक है, सेंसिटिव प्लांट एंड एनिमल सेंसिटिव प्लांट, कॉजेस टूथ दिखे, डाइजेस्टिव सिस्टम, पूरा है, पूरा है। देखो इधर pH sensitivity of plants and animal. Plants and animals are the sensitive to the pH crucial life process such as the digestion of a food, functional to the enzyme and hormones happen at a certain pH value. तो क्या कह रहा है, जो प्लांट्स और एनिमल होते हैं इन सब की बॉडी के अंदर क्या पाया जाता है, pH पाया जाता है। इन सब की बॉडी के अंदर pH नहीं, इन सब की बॉडी के जो एंजाइम्स होते हैं और जो हार्मोन्स होते हैं वो एक स्पेसिफिक pH पे वर्क करते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए किसी भी एनिमल का एक डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसमें उस डाइजेस्टिव सिस्टम में वो डाइजेस्टिव सिस्टम जहां पे हो रहा है, स्टमक में हो रहा है या लीवर में हो रहा है, कहां पे भी हो रहा है, अब वो डाइजेशन तभी होगा जब उस ऑर्गन के अंदर पीएच उतना ही मेंटेन हो पाए जितना पीएच चाहिए। आगे देखेंगे वही सेम चीज क्या है, प्लांट में भी सेम है। उसके बाद क्या है, पीएच ऑफ द सॉइल। किसी भी चीज को ग्रो करने के लिए, किसी भी प्लांट को ग्रो करने के लिए सॉइल की पीएच क्या होनी चाहिए, 6.5 to 7। The pH of a soil optimized for a growth of a plant on a crop is 6.5 to 7 pH। एक सॉइल का जो पीएच वैल्यू होनी चाहिए वो न्यूट्रल होनी चाहिए, ना ही एसिडिक होनी चाहिए, ना ही बेसिक होनी चाहिए। एक फिक्स सॉइल की पीएच होनी चाहिए जहां पे प्लांट क्या करेगा, ग्रो करेगा आसानी से। पीएच होनी कितनी चाहिए, 6 पॉइंट से लेकर 7 पॉइंट तक। उसके बाद क्या है, पीएच ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। जो हमारी बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जैसे मैंने आपको चैप्टर 1 में पढ़ाया था डाइजेस्टिव सिस्टम, आप जाके देखेंगे जो हमारी बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें क्या था, स्टमक में HCl रिलीज हो रहा था। स्टमक में HCl रिलीज होता किस लिए, एसिडिक मीडियम क्रिएट करने के लिए। मैंने बोला था ना जो वहां पे पेप्सिन और म्यूकस, जो पेप्सिन होता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, पेप्सिन को क्या चाहिए, पेप्सिन को वर्क करने के लिए एसिडिक मीडियम चाहिए। तो वो HCl एसिडिक मीडियम ही क्रिएट कर रहा था। तो एसिडिक मीडियम कब क्रिएट होगा, जब उसकी पीएच वैल्यू 1.5 to 4 होगी। जब उसकी पीएच वैल्यू कितनी होगी, 1.5 to 4 होगी, तभी जाके वो जो एंजाइम पेप्सिन है वो वर्क करेगा। पहले भी यही बोला था। उसके बाद फोर्थ पे आ जाते हैं टूथ डीके। टूथ डीके का मतलब है अगर हमारे माउथ का जो पीएच वैल्यू है वो 5.5 या 5.5 से कम हो जाता है, मतलब एसिडिक की तरफ जाता है, तो हमारा टूथ खराब हो जाएगा। क्योंकि टूथ के ऊपर हमारा क्या होता है, इनामिल, और इनामिल एसिडिक नेचर होने पे क्या होता है, खत्म हो जाता है। इनामिल गल के हट जाता है, एसिड से रिएक्ट करके इनामिल हट जाता है, तो हमारा टूथ क्या होगा, डीके हो जाएगा, टूथ हमारा खराब हो जाएगा। तो अगर माउथ का पीएच वैल्यू 5.5 से कम हो जाता है तो हमारे माउथ की जो दांतें हैं वो गायब हो जाएंगी और हम ऐसे हो जाएंगे। उसके बाद लास्ट आता है सेल्फ डिफेंस। तो बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल क्या है, एसिड रिलीज करते हैं जिससे आपको दर्द होता है, दर्द नहीं होता है। उसका जो पीएच है ना वो आपके लिए सही नहीं है, तो वो पीएच क्या करता है, आपको नुकसान देता है। जैसे कि बी है, हनी बी, वो क्या करता है, जब ऐसे काटता है ना उसके अंदर जो काड़ा उसमें एसिड होता है, वो आपके यहाँ पे रिलीज कर देता है। अब एसिड क्या है, उसकी पीएच बहुत कम है, वो आपको क्या करता है, आपको दर्द देता है। आप क्या करते हैं, भागना चाहते हैं, इसलिए उसकी पीएच वैल्यू की वजह से, क्योंकि पीएच वैल्यू कम है मतलब वो एसिडिक है, एसिडिक आपको दर्द देगा। जैसे आपकी एक्स आपको दे के गई है, ठीक है, या जैसा वो आपको मैसेज रिप्लाई ना करके दे रही है। लिखिए, चलते हैं कुछ स्पेशल टाइप सॉल्ट्स पे। तो अब चलते हैं आगे, प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक प्रकार से सॉल्ट्स है। देखो इसके पहले उन्होंने कुछ दिया हुआ है, क्या, एनसीईआरटी की सीधी सी लाइन आपको दिया हुआ है, क्या, केमिकल कॉमन सॉल्ट्स। आप जैसे कि बिल्कुल ही जानते हैं, अभी आपने पढ़ा हुआ है हाइड्रोक्लोरिक एसिड NaCl को, सोडियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl को, अभी आपने पढ़ा हुआ है क्या, कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड से आप रिएक्ट कराएंगे तो बन जाएगा NaCl, और क्या मिलेगा आपको, वाटर मिलेगा। यही होता है आपका नमक। अभी आपने पता चल गया कि आपको सॉल्ट्स कैसे बनाना है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कराएंगे तो बनेगा क्या, NaCl प्लस वाटर, मतलब सॉल्ट्स प्लस वाटर। अब ये जो NaCl है, एनसीईआरटी ने क्या बोला है, इस NaCl के लिए गांधी जी की डांडी मार्च आपने सुनी है, वो क्या गए थे, नमक बनाया था उन्होंने। डांडी मार्च में ही था ना कि रूल था कि आप कोई भी इंडियंस जो है वो सॉल्ट्स भी नहीं बना सकते बिना किसी परमिशन के। तो उन्होंने क्या किया था, सॉल्ट्स बना के उनके उस रूल को उन्होंने क्या किया था, ब्रेक किया था। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो हमारी जो आज़ादी की लड़ाई थी उसका भी एक सिंबल है कौन, NaCl, सॉल्ट, जो कि नॉर्मली कैसे बनता हुआ है,
नॉर्मली कैसे बनता है, जो सी वाटर है उसमें बहुत सारा प्लेंटी ऑफ सोडियम क्लोराइड है, तो क्या करते हैं उसको एक साइड रखते हैं और वहाँ पे जो है वाटर इवोपरेट हो जाता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड बच जाता है, तो इससे खेती होती है। और एक क्या आता है, एक रॉक सॉल्ट आता है। रॉक सॉल्ट वैसे ही मिलता है जैसे कोल की माइनिंग होती है, पहाड़ों में से माइनिंग होती है, वैसे माइनिंग होती है, उसमें से रॉक सॉल्ट निकल के आता है, सेंधा नमक जिसको बोलते हैं। ठीक है, उसी तरह ऐसे बहुत सारे सॉल्ट्स दिए हुए हैं, उनका प्रिपरेशन दिया हुआ है और उनका यूज दिया, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, उसके बाद वॉशिंग सोडा और क्या बेकिंग सोडा, ये सब ऐसे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, आप इनको पढ़ना है। अब मैं इसका प्रिपरेशन इसका पूरा लिखा रहा हूँ, बाकी बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, वॉशिंग पाउडर, इन सब का मैं आपको प्रिपरेशन लिखाऊंगा और यूज एज इट इज एनसीईआरटी जैसे दी हुई है, आपको एज इट इज वैसे ही एनसीईआरटी में पढ़ना है और मैं आपको यहाँ पे पढ़ के बताऊंगा ये एक साथ पूरा। ठीक है, इसको पूरा देखते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनाया जाता है, ये भी क्या है, एक प्रकार का सॉल्ट है जिसके बहुत सारी यूजेस हैं, बनाया कैसे जाता है। देखो, इस NaCl को हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइज करेंगे। क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइज करेंगे। इलेक्ट्रोलाइज करने का मतलब है उसको एक सॉल्यूशन में डाल देंगे। NaCl एक को सॉल्यूशन होगा, पानी में घोल के, पानी में मिला के NaCl को, पानी मतलब नमक वाले पानी को एक बीकर में डाल देंगे और उस बीकर में क्या करेंगे, एक क्या बनेगा, एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन तैयार करेंगे। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का मतलब है हम एक मेटल का रॉड इधर डालेंगे उस सामान में और एक मेटल का रॉड इधर डालेंगे और दोनों पर बैटरी छुआ देंगे, बिजली का करंट दे देंगे, बैटरी दे देंगे और उसके अंदर कुछ होगा और सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। क्या होगा आइए देखते हैं। ये रिएक्शन है, भाड़ में जाए। देखो, इसमें मैंने डाल दिया क्या, NaCl डाल दिया। NaCl है और वाटर है, दोनों है, तो ये दोनों सॉल्यूशन है NaCl। अब उसके बाद यहां बना एक कैथोड। अब मैंने एक मेटल की रॉड लगाई, उस पे एक पे छुआ दिया प्लस का चार्ज और एक पे टच करा दिया माइनस वाला चार्ज, कोई दिक्कत नहीं। अब ठीक है, अब ये जो NaOH सॉल्यूशन इसके अंदर था, NaCl जो सॉल्यूशन इसके अंदर था, वो आ कहां से रहा था, यहां से भेजा जा रहा था। इसको हम बोलते हैं क्या, ब्राइम। किसका ब्राइम, NaCl का। यहां से NaCl जा रहा है, पानी इसके अंदर है, ये है, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट आपने छुआ दिया। जैसे ही आप स्विच को ऑन करेंगे और करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा, इसमें माइनस आने लगेगा, इसमें प्लस आने लगेगा। ये सॉल्ट वाटर है, हमें पता है सॉल्ट वाटर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो ये पूरा एक कंप्लीट सर्किट हो जाएगा। जैसे ये कंप्लीट सर्किट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जैसे ही ये कंप्लीट सर्किट हो जाएगा, जो पानी का जो H+ है वो एनोड की तरफ से आने लगेगा। जो हाइड्रोजन वाला पार्ट है या जो पॉजिटिव पार्ट है, देखो पॉजिटिव अट्रैक्ट होता है निगेटिव की तरफ और निगेटिव अट्रैक्ट होता है पॉजिटिव की तरफ। लड़के अट्रैक्ट होते हैं लड़कियों पे, लड़कियां अट्रैक्ट होती हैं लड़कों पे, मतलब अपोजिट जेंडर पे होता है ना। नया फैशन वाली बात नहीं कर रहा हूं, नॉर्मल अगर स्ट्रेट में हो, स्ट्रेट उसकी बात मैं कर रहा हूं। तो जो प्लस वाला चीज बनेगा वो निगेटिव की तरह अट्रैक्ट होगा और जो निगेटिव वाला बनेगा वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। अब अगर हम H2O को ब्रेक करें तो O- और H+ में आता है, तो H+ किस साइड आएगा, एनोड की तरफ आएगा, कैथोड की तरफ आएगा, कैथोड माइनस है। और NaCl में N+ किसकी तरफ आएगा, किसकी तरफ आएगा, इसकी तरफ आएगा। तो Na+ और H+ ये दोनों आते हैं कैथोड की तरफ, और क्या OH- और Cl- किसकी तरफ जाते हैं, एनोड की तरफ। अब देखो मेरी बात सुनो, होता कुछ नहीं है, यहां से निकल जाता है आपका H2 गैस, यहां से निकल जाता है क्लोरीन गैस और यहां से निकल जाता है ब्राइम जो कि होता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये है एक मेम्ब्रेन। ठीक है, यहां से हमने डाला क्या, NaCl, एक एनोड लगाया, कैथोड लगाया, उस पर बैटरी लगा दी। इसको बोलते हैं क्लो एल्कली प्रोसेस। ये तो लिखना मैं भूल ही गया, क्या बोलते हैं बेटा इसको, इस प्रोसेस को बोलते हैं, एनसीईआरटी में कहा लिखा हुआ है, इसको हम बोलते हैं क्या, क्लो एल्कली प्रोसेस, ये बोलते हैं ना, हाँ क्लो एल्कली प्रोसेस, क्लो एल्कली प्रोसेस। अब क्लो एल्कली प्रोसेस बोलते क्यों है, ध्यान से देखो, जैसे मैंने अभी आपको पढ़ाया, जो आपने अभी ध्यान से अगर पढ़ा हो, मेरी वीडियो ही देखी हो, तो उसमें देखो मैंने बोला है क्या, कि अगर क्लोरीन ऐड होता है तो क्लोरो बोलते हैं, ब्रोमीन ऐड होता है तो ब्रोमो बोलते हैं, तो क्लोरीन ऐड होता है तो क्या बोलते हैं, क्लोरो।
तो ये भी क्या है, क्लो एल्कली प्रोसेस। यहां पे क्लोरीन मिला है इसीलिए इसमें क्लो प्रोसेस हुआ। एल्कली सोडियम हाइड्रोक्साइड एक अल्कली मेटल मिला है इसीलिए एल्कली प्रोसेस। एक क्लोरीन मिला, एल्कली मिला, इसे क्लो एल्कली प्रोसेस, इसलिए इसको क्लो एल्कली प्रोसेस बोलते हैं। ये इसका सॉल्यूशन NaCl को पानी में मिलाओगे तो बनेगा NaOH और ClOH2। अब जो मिला, एक कौन मिला, क्लोरीन मिला, एक मिला हाइड्रोजन, एक मिला NaOH। तीन चीजों मिले हैं, हम तीन चीजों को यूज कर सकते हैं किसकी तरह से, देखो पहले देखते हैं क्लोरीन का यूज। वाटर ट्रीटमेंट, जो पानी गंदा हो जाता है, जो पानी मिलता है, जो पानी पी रहे उसमें क्लोरीन मिला देते हैं तो पानी के जो जर्म्स होते हैं वो मर जाते हैं और पानी पीने लायक और शुद्ध हो जाता है। ठीक है, और किसमें, स्विमिंग पूल्स में मिला सकते हैं। स्विमिंग पूल से मिला के वही बैक्टीरिया हम उनका मार सकते हैं तो हमें नुकसान नहीं करेगा। और क्या, पीवीसी पाइप होती है ना, जो पानी सप्लाई, पाइप सप्लाई के लिए पाइप बनती है पानी सप्लाई के लिए। और क्या, जो वायर्स के ऊपर जो प्लास्टिक लगी होती है वो भी पीवीसी बनी हुई होती है, प्लास्टिक का होता है, उसके क्लोरीन यूज होता है पीवीसी बनाने के लिए। पेस्टिसाइड्स जो फार्मर्स यूज करते हैं, किस पे, फंगस या जो कीड़े लगे होते हैं फील्ड में उनको खत्म करने के लिए एज अ पेस्टिसाइड यूज कर सकते हैं। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो कि एज अ कूलिंग सब्सटेंस यूज होता है किसमें, रेफ्रिजरेटर और किसमें, एसी में, एयर कंडीशंस में। तो क्लोरीन के यूज हैं। हाइड्रोजन के यूज एज अ फ्यूल यूज कर सकते हैं, हमने सुना अभी हाइड्रोजन वाली गाड़ी आएगी तो वही है, हाइड्रोजन एज अ फ्यूल यूज हो सकता है। उसके बाद क्या है ये, मार्गरीन, ठीक है यार, अभी तो मैंने देखा था, क्या बताएं यार, अच्छा हाँ, मार्गरीन क्या है, एक अनसैचुरेटेड चीज है जिसको हम बटर की जगह यूज कर सकते हैं। किसकी जगह, बटर की जगह, मतलब एज अ ऑयल यूज कर लेते हैं हम उसको। क्या है, मतलब बनाने में यूज होता होगा H2, याद कर लेना, NCERT में दिया है। और क्या, अमोनिया फॉर द फर्टिलाइजर, अमोनिया कैसे बनता है, NH3। तो NH3 बनाने के लिए जो हाइड्रोजन चाहिए हमें वो कहां से मिल जाएगा, यहां से मिल जाएगा। ठीक है, और क्या है, NaOH जो मेन हमारा निकला था, सोडियम हाइड्रोक्साइड। डीग्रीसिंग मेटल के लिए यूज कर सकते हैं। डीग्रीसिंग मेटल मतलब मेटल के ऊपर जो ग्रीस लगा होता है, जो ऑयल लगा होता है, उसको हटाने के लिए हम NaOH का यूज कर सकते हैं। क्या करना है, बस NaOH के सॉल्यूशन में उस मेटल को उठा के डाल देना है और उसमें से सारा ग्रीस क्या होगा, हट जाएगा। क्या होगा, हट जाएगा। उसके बाद कैसे, सोप और डिटर्जेंट बनाने के लिए साबुन और निरमा जो है उसको बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। पेपर मेकिंग फैक्ट्री में यूज होता है पेपर बनाने के लिए। और कैसा, आर्टिफिशियल फाइबर बनाने के लिए यूज होता है। इसके बाद जो बच्चे हैं मैं उनका प्रोसेस लिखूंगा, ठीक है, और उनके जो यूजेस हैं मैं सीधा NCERT की बुक लेकर वहां से समझा देता हूं। ठीक है, जल्दी करिए। तो चलते हैं एक और सॉल्ट, क्या, ब्लीचिंग पाउडर। क्या है, मैं ब्लीचिंग पाउडर, जैसे भी सोडियम हाइड्रोक्साइड एक सॉल्ट था वैसे क्या है, ब्लीचिंग पाउडर भी क्या है, एक सॉल्ट है, जिसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, CaCO2। प्रिपरेशन कैसा बनाते, कैसे इसको, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट कराते हैं क्लोरीन से तो बनता है CaOCl2। CaOH ट्वाइस को Cl2 के साथ रिएक्ट कराते हैं तो बनता है CaOH Cl2S है वाटर। अगर इसको हम वाटर के साथ घोल दें तो ये क्लोरीन रिलीज करता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है, ब्लीचिंग एक्शन के लिए होता है। देखो याद क्या करना है, बस इतना ही। फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला का नाम क्या है, CaOCl2। केमिकल फॉर्मूला है CaOCl2। प्रिपरेशन कैसे होता है, CaOH ट्वाइस प्लस Cl2 गिव्स CaOCl2 प्लस वाटर। और अगर CaOCl2 में एक्सेस ऑफ पानी डाल दिया जाए तो क्लोरीन रिलीज हो जाता है। और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यही आपका रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, ब्लीचिंग एक्शन के लिए। अब उसके बाद आपको दिए हुए हैं ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस, और ये ब्लीचिंग पाउडर के जो 3 यूजेस दिए हुए हैं आपको एज इट इज रटे होने चाहिए। इसमें पहला दिया हुआ है फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड द लिनन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज एंड फॉर ब्लीचिंग द वॉश्ड क्लॉथ्स इन अ लॉन्ड्री। तो सबसे पहला ही आपको दिया हुआ है कि ब्लीचिंग पाउडर यूज होता है ब्लीचिंग के लिए, इसको भिगो के रखते हैं ना ब्लीच करने के, उसमें जो एक्सट्रैक्ट करते हैं किसके लिए, कॉटन ब्लीच करने के लिए, और लिनन, कॉटन और लिनन इन दोनों को ब्लीच करने के लिए किसमें,
किसमें, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, और किसको, वुड पल्प को ब्लीच करने के लिए पेपर फैक्ट्री में, और क्या, कपड़े को धोने के लिए, कपड़े को ब्लीच करने के लिए किसमें, लॉन्ड्री में। कहाँ कहाँ यूज करते हैं, कॉटन और लिनन को ब्लीच करने के लिए किसमें, टेक्सटाइल फैक्ट्री में, वुड पल्प को ब्लीच करने के लिए किसमें, पेपर फैक्ट्री में, और कपड़े को ब्लीच करने के लिए किसमें, लॉन्ड्री में। उसके बाद सेकंड क्या है, एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मैनी केमिकल इंडस्ट्रीज, एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब ऑक्सीजन जोड़ना, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, हाँ एडिंग ऑफ ऑक्सीजन। तो एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज होता है बहुत सारी केमिकल फैक्ट्रीज में। उसके बाद क्या, टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स, ड्रिंकिंग वाटर जो पीने वाला वाटर है उनको जर्म्स से फ्री कराने के लिए, उनके कीटाणु मार देने के लिए भी इसका यूज होता है। ये तीनों यूज आपको याद होने चाहिए। चलते हैं बेकिंग सोडा की तरफ, और कुछ यूजफुल नहीं याद करना, जो तीन बताया बस वही बहुत है। तो अब चलते हैं किस पे, बेकिंग सोडा पे। बेकिंग सोडा क्या है, वही सोडा जो इडली में डाल देते हैं पकौड़ा को क्रिस्पी बनाने के लिए, क्रंचीनेस आता है ना, इसी की वजह से आता है। नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बोले तो NaHCO3। केमिकल फॉर्मूला NaH, अच्छा लिखा हुआ है, केमिकल फॉर्मूला NaHCO3। प्रिपरेशन कैसे करते हैं, इसका प्रिपरेशन कैसे करते हैं, बिल्कुल बहुत अच्छे से ध्यान देना, प्रिपरेशन को बिल्कुल ही अच्छे से ध्यान देना। देखो क्या होता है, पहले तो हम लेते हैं क्या, वही अपना नमक NaCl, इसमें हम मिलाते हैं क्या, पानी, और क्या मिलाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें एक चीज और मिलाते हैं, वो होता है अमोनिया NH3। क्या क्या मिला है, NaCl, H2O, कार्बन डाइऑक्साइड और NH3, अमोनिया। ये बना के क्या देता है, ये बना के देता है NH4Cl, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, और क्या बना के देता है, आपको बना के देता है NaCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आपका बन गया। ठीक है, ये है प्रिपरेशन, NaCl प्लस हाइड्रोजन, ये ना प्रिपरेशन, जी हाँ बिल्कुल यही है प्रिपरेशन। अमोनियम, अनोमियम हो गया है। ठीक, अब ठीक है, NaCl प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया देता है आपको अमोनियम क्लोराइड, और क्या, हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। एक चीज और रिएक्शन दिया हुआ है, अगर हम इसको हीट जब करते हैं, मतलब जब NaHCO3 को कुकिंग के दौरान जब इसको खाने में डाल के जब हीट किया जाता है, तब क्या होता है, तब इसके साथ क्या होता है, तब ये बन जाता है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, और इसका पानी निकल जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड इवोपरेट हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड इवोपरेट हो जाता है। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम इस पे क्या लगा देंगे, हम इस पे लगा देंगे यहाँ पे 2। ठीक, कोई दिक्कत, यही था रिएक्शन में क्या था, केमिकल नेम क्या है इसका, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaCO3, केमिकल फॉर्मूला क्या है NaCO3। प्रिपरेशन कैसे होती है, सोडियम प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया ग्लिफ, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और वही सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जब खाने में मिला के गर्म किया जाता है तो क्या हो जाता है, गर्म होने के बाद उसको बन जाता है सोडियम कार्बोनेट, हाइड्रोजन प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। चलते हैं इसके यूजेस पे, चलते हैं इसके यूजेस पे। बेकिंग सोडा मेकिंग, फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर विच इज अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बेकिंग सोडा विच इज अ मिक्स, एक मिनट, इसको फॉर मेकिंग अ बेकिंग पाउडर, इसको यूज करते हैं बेकिंग पाउडर बनाने के लिए, विच इज अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा, जो कि मिक्सचर है किसका, बेकिंग सोडा का। बेकिंग सोडा में होता क्या है, बेकिंग सोडा क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, अच्छा ठीक है, एंड अ माइल्ड edible acids such as a tartaric acid. When baking powder is heated or mixed in water, the following reaction which take place। मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब पानी में मिलाते हैं तो क्या बन जाता है, सोडियम सॉल्ट्स ऑफ एसिड, वही हाइड्रोजन और कार्बन। ये रिएक्शन भी आपको करनी है याद, जो आपको एनसीईआरटी में पेज नंबर 31 पे दी हुई है। उसके बाद सेकंड क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज ऑल्सो एज अ इंग्रेडिएंट्स एज अ एंटासिड बीइंग अल्कलीन, इट इज अ न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड इन अ स्टोमच एंड प्रोवाइड रिलीफ। जब हमारे पेट में एसिड बन जाता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, जाते नहीं है, वो दे दो, क्या बोलते हैं, अरे इनो दे दो। इनो क्या है, वो बेकिंग सोडा ही है,
क्या करता है, हमारे पेट की जो एसिडिटी होती है उसको क्या कर देता है, ये खत्म कर देता है। तो ये एग्जांपल एक ये है अगला, इट इज ऑल्सो यूज एज अ सोडा एसिड एंड इन अ फायर एक्सटिंग्विशर, आग बुझाने के लिए भी इसको यूज करते हैं फायर एक्सटिंग्विशर में। ठीक है, चलते हैं अपने एक और की तरफ, वॉशिंग सोडा की तरफ। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट किसकी तरफ, वॉशिंग सोडा की तरफ। वॉशिंग सोडा क्या है, केमिकल नेम क्या है इसका, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट मतलब वही सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और डेकाहाइड्रेट मतलब पानी के 10 मॉलिक्यूल, बस और कुछ नहीं। तो केमिकल फॉर्मूला इसका क्या हो जाएगा, वही अपना क्या, सोडियम कार्बोनेट तो वही Na2CO3 और क्या 10 पानी के मॉलिक्यूल्स डॉट 10H2O। प्रिपरेशन कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना है, हमारे पास सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट था ना NaHCO3, इसको हम क्या कर देंगे, इसको हम कर देंगे हीट। इसको हीट करते ही हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर और प्लस क्या कार्बन डाइऑक्साइड। बैलेंस कर दिया, 2 लगा दिया। क्या हमारे पास जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट था उसी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट किया, हीट करके हमें मिल गया सोडियम कार्बोनेट वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। इसी सोडियम कार्बोनेट को हमने लिया Na2CO3 को, इसमें हमने क्या कर दिया, इसमें हमने 10 पानी के मॉलिक्यूल्स जोड़ दिए और ये बन गया Na2CO3 डॉट 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 10H2O। ये बन गया हमारा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, ये क्या है, ये है वॉशिंग सोडा। इसके यूजेस क्या हैं, इन ग्लास सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज, ग्लास सोप और पेपर इंडस्ट्री में हम इसका यूज कर सकते हैं। और सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर, सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर आपकी एनसीईआरटी में लिखा होगा, रिमूवल ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर और मेकिंग सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर। ये क्या है, जब पानी में हम साबुन को घोलते हैं ना, घुलता नहीं, किसको वजह से, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट होते हैं उसमें। तो जब हम साबुन को घोलते हैं वो अच्छे से सोप डिजोल्व नहीं होता है। तो जब हम वॉशिंग सोडा को उसमें डाल देते हैं तो वो जो पानी की जो हार्डनेस है वो खत्म कर देता है और साबुन बिल्कुल अच्छे से उसमें डिजोल्व हो जाता है। ठीक है, उसके बाद डोमेस्टिक क्लीनर, जो हमारी घर में जो क्लीनिंग यूज होती है ना, क्लीन करने के लिए जो केमिकल्स यूज करते हैं उसको हम वॉशिंग सोडा भी उसमें यूज करते हैं एज अ डोमेस्टिक क्लीनर। और सोडियम कंपाउंड यूज करने के लिए भी बनाते हैं, जिसका नाम जैसे कोई एक एग्जांपल जैसे बोरेक्स, सोडियम कंपाउंड बनाने के लिए भी यूज करते हैं, जैसे क्या बोरेक्स। इसके बाद एक टॉपिक और बचा है पीओपी, जो घर में हम लोग पीओपी कराते हैं, हाँ वही प्लास्टर ऑफ पेरिस, उसको करते हैं और हमारा चैप्टर हो जाता है खत्म। चलो अपना लास्ट टॉपिक, क्रिस्टल ऑफ सॉल्ट और प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, देखो क्या क्रिस्टल ऑफ सॉल्ट्स क्या होता है, certain salt from a crystal by combining with a definite proportion of a water, the water that combine with the salts is called water crystallization। क्रिस्टलाइजेशन। देखो क्या होता है, कुछ सॉल्ट्स ऐसे होते हैं जो वाटर के एक डिफिनिट प्रोपोर्शन के साथ मिलके क्रिस्टल बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, एक क्रिस्टल बना लेते हैं। और जो पानी का जो मॉलिक्यूल उससे मिला हुआ होता है उसको क्या बोलते हैं, वाटर क्रिस्टलाइजेशन। जैसे एग्जांपल में आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है CuSO4.5H2O, मतलब कॉपर सल्फेट जो है, हाँ CuSO4 जो है वो वाटर के 5 मॉलिक्यूल के साथ मिलके एक क्रिस्टल बना लेता है। ठीक है, लेकिन अगर इसी क्रिस्टल को हम हीट कर दें, क्या कर दें, हीट कर दें, तो ये 5 मॉलिक्यूल्स गायब हो जाते हैं और ये हो जाता है CuSO4 जो कि कलरलेस हो जाता है, जो कि कलर गायब हो जाता है, और ये ब्लू कलर का होता है। किस कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है। अब इसमें अगर वापस से हम इसको क्या कर दें, इसमें .5H2O अगर हम जोड़ दें तो यह वापस से CuSO4.5H2O बन जाता है, जिसका कलर वापस से ब्लू बन किया जाता है। तो ये आपको अब समझ में आया कि एनसीईआरटी बोलती है, क्या आप अब ये बता सकते हैं, क्या आप अब एनसीईआरटी को अब बता सकते हैं कि Na2CO3.10H2O वेट क्यों है, क्योंकि एक फिक्स प्रोपोर्शन में इसमें आके क्या मिल गया है, पानी मिल गया है। इस पानी को आप निकालेंगे वापस ये ड्राई हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह हमारे पास एक और क्रिस्टल आता है जिसका नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। उसमें भी पानी एक फिक्स प्रोपोर्शनल में आके मिल जाता है, जिससे उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है और वो बहुत यूजेबल चीज बन जाता है। क्या होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, वही पीओपी जो घर में हम लोग करते हैं।
ठीक है, जिप्सम को अगर हम 373 डिग्री केल्विन पे हीट करें या 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करें तो बन जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस। सी या जिप्सम क्या होता है? जिप्सम आपका होता है CaSO4.2H2O। क्या ये क्रिस्टल है? जी हाँ, ये बिल्कुल एक क्रिस्टल है। ठीक है, इसको जब आप हीट करेंगे 100 डिग्री सेल्सियस या 373 डिग्री केल्विन पे तो इसका ये बन जाएगा CaSO4.12H2O, हाफ H2O, और यही है आपका POP। अब इसी को आप अगर CaSO4.12H2O में 1 होलसम 1/2H2O ऐड कर देंगे तो आपको वापस से आपका जिप्सम मिल जाएगा CaSO4.2H2O। मतलब जिप्सम को आप हीट करेंगे 100 डिग्री सेल्सियस या 373 डिग्री केल्विन पे तो आपको POP मिल जाएगा CaSO4.12H2O। इसको आप वापस से अगर 1 होलसम 1/2 मतलब 1/2 ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स और दे देंगे तो आपको ये पूरा मिल जाएगा। अब NCERT पूछती है कि क्या आपको हाफ वाटर ऑफ मॉलिक्यूल मिलेगा? जी नहीं, हमें बिल्कुल नहीं मिल पाएगा। हमें आधा पानी का मॉलिक्यूल कैसे मिलेगा? तो इसीलिए जब भी हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे 2CaSO4.H2O। अब दो है CaSO4। अब ये दो CaSO4 वाटर मॉलिक्यूल्स एक ही है, लिखो .1H2O। एक वाटर मॉलिक्यूल्स है, एक वाटर मॉलिक्यूल्स, ये दोनों ही CaSO4 वाटर मॉलिक्यूल्स एक है और CaSO4 दो मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये क्या करेंगे? CaSO4, अब इस CaSO4 दो मॉलिक्यूल्स हैं, ये क्या करेंगे? आधा आधा पानी ले लेंगे तो मतलब एक CaSO4 के पास आधा पानी आएगा तो ये क्या बन जाएगा? POP। और इसका यूज कहां पे होता है? इसका यूज होता है जो घर में लोग डिजाइन बनाते हैं उसमें यूज होता है। और कहाँ यूज होता है? बहुत व्हाइटनिंग पाउडर इसका डॉक्टर्स यूज करते हैं हमारी हड्डियां जोड़ने के लिए। जोड़ने के लिए नहीं, जो हड्डियां को स्ट्रेट कर देते हैं ना, जब प्लास्टर लगा उसके अंदर कुछ हुआ नहीं होता है, बस क्या करते हैं जहां टूटा होता है हड्डी को सीधा करते हैं, सीधा करके एक पोर्शन में लाते हैं और उसके ऊपर क्या लगाते हैं? पट्टी लगा के उसके ऊपर POP लगा देते हैं, यही प्लास्टर ऑफ पेरिस लगा देते हैं। वो एकदम हार्ड हो जाता है। जब बिल्कुल हार्ड हो जाता है तो फिर इसको मारिए, कुछ नहीं होता है, हड्डी बिल्कुल स्ट्रेट रहती है और वापस हड्डी में आपस में जुड़ जाती है। और क्या, क्ले, जितने टॉयज होते हैं क्ले वाले भी यूज होते हैं, मतलब क्ले के चीज बनाने में यूज होते हैं। NCERT में दिया हुआ है, आप उसको बिल्कुल पढ़ लीजिए। तो आपका चैप्टर यहाँ पे होता है समाप्त। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। टाटा, बाय बाय, बाय बाय।